वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको प्रजनन चैप्टर्स होगा और ये जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका, ऑप्शन डी है सर्विक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में दोस्तों पूछा है कि मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या पहले को फिर से एक बार रिपीट पढ़ेंगे। मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी है सर्विक्स। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा फैलोपियन नलिका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फैलोपियन नलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या है। अगर शुक्राणु की पूंछ की बात करें तो शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी गति प्रदान करना, ऑप्शन सी है डीएनए सुरक्षित रखना, ऑप्शन डी है एंजाइम स्राव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गति प्रदान करना। शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या है, तो गति प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी गति प्रदान करना, ऑप्शन सी है डीएनए सुरक्षित रखना, ऑप्शन डी है एंजाइम स्राव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गति प्रदान करना, यह आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 ने पूछा है कि मानव अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो मानव अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है माइटोसिस, ऑप्शन बी है मेयोसिस, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेयोसिस हो जाएगा। तो कहते हैं कि मानव अंडाणु का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, मेयोसिस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, मेयोसिस प्रक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। मानव अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो ऑप्शन ए है माइटोसिस, ऑप्शन बी है मेयोसिस, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेयोसिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि मानव में गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। मानव में जो गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, ऑप्शन ए 260 दिन होता है, ऑप्शन बी 270 दिन, ऑप्शन सी 280 दिन, ऑप्शन डी 300 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 280 दिन होता है इसका करेक्ट आंसर। मानव में गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है दोस्तों, तो 280 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या नहीं है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए में पोषण देना, ऑप्शन बी है अपशिष्ट हटाना, ऑप्शन सी हार्मोन स्राव, ऑप्शन डी डीएनए संश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, डीएनए संश्लेषण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्लेसेंटो का मुख्य कार्य क्या नहीं है, तो डीएनए संश्लेषण का इसका कार्य नहीं होता है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 की बात करें दोस्तों, पूछा है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या नहीं है, तो डीएनए संश्लेषण करना इसका कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृष्ण, ऑप्शन डी है थायराइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृष्ण हो जाएगा। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो वृष्ण से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, वृष्ण, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 6 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ऑप्शन ए में है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृष्ण, ऑप्शन डी है थायराइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृष्ण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी कली बनना, ऑप्शन सी बीज निर्माण, ऑप्शन डी विखंडन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज निर्माण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो बीज निर्माण इसका अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 7 में दोस्तों पूछा है कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहता है द्विखंडन, ऑप्शन बी है कली बनना, ऑप्शन सी है बीज निर्माण, ऑप्शन डी है विखंडन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी बीज निर्माण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण किस कारण से होता है। तो मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण किस कारण से होता है। ऑप्शन ए 2 अंडाणुओं के निषेचन से, ऑप्शन बी एक युग्मनज के विभाजन से, ऑप्शन सी हार्मोन असंतुलन, ऑप्शन डी गर्भाशय दोष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक युग्मनज के विभाजन से होता है। तो मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण किस कारण से होता है, तो एक युग्मनज के विभाजन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो इसमें पूछा है कि भ्रूण का आरोपण किस अंग में होता है। भ्रूण का आरोपण किस अंग में होता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी फैलोपियन नलिका, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी योनि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। भ्रूण का आरोपण किस अंग में होता है, अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गर्भाशय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि वीर्य में फ्रक्टोज किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो वीर्य में फ्रक्टोज किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए प्रोस्टेट, ऑप्शन बी काउफर ग्रंथि, ऑप्शन सी वीर्य पुटिका, ऑप्शन डी वृषण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर्य पुटिका हो जाएगा। वीर्य में फ्रक्टोज किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो वीर्य पुटिका द्वारा स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है दोस्तों कि वीर्य में फ्रक्टोज किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए प्रोस्टेट, ऑप्शन बी काउपर ग्रंथि, ऑप्शन सी वीर्य पुटिका, ऑप्शन डी वृषण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर्य पुटिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है। तो मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 21 दिन, ऑप्शन बी 24 दिन, ऑप्शन सी 28 दिन, ऑप्शन डी 35 दिन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 दिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि अंडोत्सर्जन जो है किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो अंडोत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LH हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी अंडोत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो LH द्वारा नियंत्रित होता है। तो अंडोत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? LH द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 पूछा है कि निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है। निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी जाइगोट मास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी हार्मोन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो शुक्राणु पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो इसमें कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में अंडाणु, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी हार्मोन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन डी है LH। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो प्रोजेस्टेरॉन को बनाए रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 के बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी है LH। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो प्रश्न संख्या 16 पूछा है कि वीर्य का pH सामान्यतः कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी अत्यधिक अम्लीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय होता है। वीर्य का pH सामान्यतः कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि वीर्य का pH सामान्यतः कैसा होता है। तो ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी अत्यधिक अम्लीय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 17 में पूछा है दोस्तों कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 22। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 23 होते हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा आपको कि प्रश्न संख्या 17 में है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी 23 होते हैं टोटल। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो प्रश्न संख्या 18 में कहा है कि स्त्रियों में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए हार्मोन स्राव, ऑप्शन बी अंडाणु निर्माण, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। हार्मोन स्राव और अंडाणु निर्माण दोनों का काम होता है। तो स्त्रियों में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन स्राव और अंडाणु निर्माण दोनों होता है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। स्त्रियों में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन स्राव, ऑप्शन बी अंडाणु निर्माण, ऑप्शन सी वो दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोनों ए और बी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी हार्मोन स्राव भी होगा और अंडाणु निर्माण भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 में पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग? ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी है गोनोरिया, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है टाइफाइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड यौन संचारित रोग नहीं है। प्रश्न संख्या 20 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि भ्रूण में हृदय की धड़कन सामान्यतः कब प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 3 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 10 सप्ताह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 सप्ताह के बाद। तो कहते हैं कि भ्रूण में हृदय की धड़कन सामान्यतः कब प्रारंभ होती है? 6 सप्ताह के बाद
होती है। याद रखना पड़ेगा आपको कि जो भ्रूण होता है उसमें हृदय की धड़कन सामान्यतः कब प्रारंभ होती है, 6 सप्ताह के बाद होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। इसमें कहता है कि पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का परिपक्व होना कहाँ होता है। ऑप्शन ए ब्रिस्ट है, ऑप्शन बी है एपिडिडिमिस, ऑप्शन सी है प्रोस्टेट, ऑप्शन डी है मूत्रमार्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एपिडिडिमिस हो जाएगा। पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का परिपक्व होना कहाँ होता है, तो एपिडिडिमिस में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करें दोस्तों। इसमें कहता है कि पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का परिपक्व होना कहाँ होता है। ऑप्शन ए ब्रिस्ट, ऑप्शन बी एपिडिडिमिस, ऑप्शन सी प्रोस्टेट, ऑप्शन डी मूत्रमार्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिडिडिमिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध स्राव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है एलएच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध स्राव के लिए उत्तरदायी है, तो प्रोलैक्टिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो इसमें से कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध स्राव के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एलएच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध स्राव के लिए उत्तरदायी है, तो प्रोलैक्टिन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है दोस्तों कि भ्रूणीय विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। तो भ्रूणीय विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए ब्लास्टूला, ऑप्शन बी है गैस्टूला, ऑप्शन सी है युग्मनज, ऑप्शन डी है मोरूला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भ्रूणीय जो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था वो कौन सी है, युग्मनज है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं फिर से एक बार 23 को पढ़ेंगे। भ्रूणीय जो विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है ब्लास्टूला, ऑप्शन बी है गैस्टूला, ऑप्शन सी है युग्मनज, ऑप्शन डी है मोरूला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर युग्मनज। याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है दोस्तों कि स्त्रियों में मेनोपोज सामान्यतः किस आयु में होता है। स्त्रियों में मेनोपोज सामान्यतः किस आयु में होता है। ऑप्शन ए 25 से 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 45 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी 55 से 60 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 से 50 वर्ष हो जाएगा। यानी स्त्रियों में जो मेनोपोज सामान्यतः किस आयु में होता है, तो 45 से 50 वर्ष में हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि स्त्रियों में मेनोपोज सामान्यतः किस आयु में होता है। ऑप्शन ए 25 से 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 45 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी है 55 से 60 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 से 50 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 की बात करें। मानव में कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 प्रकार के होते हैं। मानव में कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं, 2 प्रकार के, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।